वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको यहाँ पे जो डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, कल हमने यहाँ पे जब लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था स्टेशोमेट्री का, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस बता दूँ हमने क्या डिस्कस किया था। एटम के डिफिनीशन को डिस्कस किया था, या उसकी हिस्ट्री के हवाले से, उसकी केमिस्ट्री के हवाले से, इससे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम आ रहे हैं और केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और स्टेशोमेट्री में आगे जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिफिनेशन है, दैट इज फॉर द केमिकल इक्वेशन। कल हमने इसके हवाले से पढ़ा था या इसमें डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसके लिए आप लोग वहां पे प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है केमिकल इक्वेशन, तो अगर इसको हम यहाँ पे डिफाइन करने चले, सो द डिफिनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन विल बी दैट द theoretical representation for a chemical reaction is called chemical equation. This is called as chemical equation. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इसके लिए एक अच्छा सा डिफिनेशन, इसके लिए केमिकल इक्वेशन के लिए। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द theoretical representation for a chemical reaction। जैसा हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास हो 2 moles of H2 plus 1 mole of O2, when these two combines together, so they form what? They form 2 moles of water molecule. This is the representation for the chemical reaction, therefore this is called as chemical equation। इसमें हमारे पास एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड फॉर रिएक्टेंट्स, दिस स्टैंड फॉर रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। चलिए जी, अब अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इसके टाइप्स के हवाले से, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are 2 types of chemical reaction generally। जो अब हमारे पास कौन कौन से वो types of chemical reaction मौजूद हैं। So the first one that is called is balanced chemical equation। The first one that is called is balanced chemical equation, and the second one that is called is unbalanced chemical equation। ये अपने साथ जहन में रखना। Generally there are 2 types of chemical equation, the one is called is balanced chemical equation and the other is called is unbalanced chemical equation। Now what is the definition for balanced chemical equation? balanced chemical equation किसे कहते हैं और unbalanced chemical equation किसे कहते हैं। एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पे आ जाए, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक MCQ के थ्रू आपको बता रहा हूँ। The MCQ is in balanced chemical equation the dash are balanced। अगर मैं यहां पे बता दूं, ऑप्शन ए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी एटम्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह, एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड इज ऑल ऑफ दिस। ये मैंने एक एमसीक्यू बना दिया, अगर कहीं पे आपके सामने आ जाए दैट अगर हमारे पास इस किस्म का क्वेश्चन हो, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द डैश आर बैलेंस्ड, ऑप्शन ए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी एटम्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सो द रिजल्ट विल बी एटम्स। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है चैप्टर नंबर 12।
जिसको यहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, और वहां पे एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सो याद रखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन से मीनिंग क्या है कि मीन द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स। रिमेंबर दैट the equation must be balanced according to the number of atoms. Here we can see that there are 2 hydrogen atom in a single molecule, and when it is multiplied by 2, so mean there are 4 hydrogen atoms. 4 hydrogen atoms are present on this side. We can say that there are 2 molecules of hydrogen, but according to this question that the number of atoms must be same on the left hand side and either on the right hand side. So now when we can see that over here on this side that the number of hydrogen, there are 2 hydrogen molecule, there are 2 hydrogen atom in a single water molecule, and when we multiply this 2 by this 2 hydrogen atom in a single molecule, so we will get 4 number of hydrogen atoms. 4 number of hydrogen atoms. So we can see that there are 4 hydrogen atoms on left hand side and 4 hydrogen atom on the right hand side. When we count the number of these oxygen atom, remember that I am using the word atom, not the molecule. So there are 2 oxygen atoms on this left hand side and 2, because here is 2 and here is 1. So now multiplied by this 2, so we will get what? We will get 2 oxygen atom. So this is called as balanced chemical equation in which the number of atoms, remember that I am using again and again this word, that the number of atoms on this left hand side must be equal to the number of atom on the right hand side. This is called as balanced chemical equation. और सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो होता है that is called as unbalanced chemical equation. So अगर आपके पास इस किस्म का कहीं पे कोई इक्वेशन हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे लेकर आऊं, यहाँ से मैंने 2 को हटाया, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे किसी किस्म का रिएक्शन शो कर रहे हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मैंने वो मोलैरिटी को जो है यहाँ से वो खत्म कर दिया, नंबर ऑफ मोल को, जो बेसिक स्टोइचोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको मैंने खत्म किया। अब अगर आप लोग यहाँ पे काउंट कर लें तो रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम को चेक करना, हियर 2 hydrogen atom on left hand side and 2 hydrogen atoms on right hand side. So ये तो मकसद यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करूं और एटम के बारे में, so there are 2 oxygen atom on left hand side and we can see that there is 1 oxygen atom on the right hand side. So hence as a result this will be termed as an unbalanced chemical equation. सो आप सबसे पहले ये जहन में रखना कि केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब रिजल्ट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बैलेंस केमिकल को या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, तो अनबैलेंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो आप सिंपल क्या कर लो, इसको यहाँ से मिटा दो। नाउ अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। सो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है स्टोइचियोमेट्री। चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री। सो रिमेंबर दैट अब अगर मैं इस चैप्टर के नाम को डिफाइन करने चलूं, सो मैं डिफाइन कर सकता हूं दैट द डेफिनेशन फॉर स्टोइचियोमेट्री विल बी जस्ट लाइक दिस वन। आसान सा डेफिनेशन, अपने अल्फाज में इसको डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे, देखें, मैं कहता हूं दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिस तरह हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं, ये भी याद रखो, ये भी एक टाइप ऑफ या फर्दर सब ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, फर्दर सब ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, स्टोइचियोमेट्री। नाउ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study द केमिकल कैलकुलेशन। ये मैं आपको अपने अल्फाज में बता रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। द केमिकल कैलकुलेशन। अब केमिकल कैलकुलेशन क्या है, ऐसे बहुत सारे, कभी आप लोग मोल को मालूम करते हैं, कभी आप लोग पार्टिकल्स को मालूम करते हैं, कभी आप लोग मास को मालूम करते हैं, ऐसे बहुत सारे, कभी आप लोग फार्मूला यूनिट्स को मालूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह को, ऐसे बहुत सारे आपके सामने अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब याद रखो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन कहलाता है। सो ये हमारे पास क्या है, स्टोइचियोमेट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, फर्दर सब टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, किस चीज के। रिमेंबर दैट एनालिसिस मस्ट बी ऑफ 2 टाइप्स। जब भी आप लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, कहीं पे भी आपसे वायु वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आपने साथ जहन में ये रखना। एनालिसिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। द वन इज कॉल्ड एज
qualitative analysis. This is first number, and the second one that is called is quantitative analysis. आप सब इसको जानते होंगे, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा. क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप लोग क्वालिटी के बेस पे डिटरमिन करते हो, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेट्स सपोज क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैं कहता हूं कि ये वाटर प्योर है या ये वाटर इम्प्योर है, तो मैं क्या करूं, मैं उसकी क्वालिटी को चेक कर रहा हूं, मैं उसकी क्वालिटी को बता रहा हूं, प्योरिटी इम्प्योरिटी. सो ये हमारे पास क्या हुई, रिजल्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ. या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिकदार के थ्रू मैं उसको डिस्कस करता हूं. मैं कहता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर या 36 ग्राम ऑफ वाटर, यह हमारे पास रिजल्ट में ऐसे बहुत सारे. जब आप लोग क्वांटिटी को मालूम करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जब आप लोग क्वांटिटी को एनालाइज करते हो, क्वांटिटी को मालूम करते हैं, दैट टाइप ऑफ एनालिसिस विल बी टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. लेकिन जब आप लोग क्वालिटी को डिस्कस करते हो तो दैट टाइप ऑफ एनालिसिस कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो अब याद रखो, एक एमसीक्यू यहां पे भी आपको मैं बता रहा हूं, इससे भी एक एमसीक्यू निकाला जा सकता है. द क्वेश्चन इज इन स्टिशियोमेट्री द एनालिसिस is based on. In stoichiometry the analysis बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. अक्सर स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, तो आप अपने साथ इसको नोट करें. In stoichiometry the analysis is based on ऑप्शन ए मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वालिटेटिवली यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस. द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिवली यानी क्वांटिटी के बेस पे. द थर्ड वन, द सी इज बोथ ऑफ दीज एंड डी इज नन ऑफ दीज. ये सारी चीजें एमसीक्यू भी साथ साथ इसमें डिस्कस करते जाएंगे हर एक पॉइंट में जहां पे सामने आएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके. एग्जैक्टली अब देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, इन स्टिशियोमेट्री द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन. ऑप्शन ए क्वालिटेटिवली, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिवली, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. यानी आप लोग स्टिशियोमेट्री में जो यहाँ पे केमिकल कैलकुलेशन करोगे, केमिकल एनालिसिस करोगे, तो वो कौन सा एनालिसिस होगा, आइदर वो हमारे पास क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा. तो अक्सर स्टूडेंट या तो क्वालिटेटिव की तरफ चले जाते हैं, क्वांटिटेटिव. याद रखो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ ऑफ दिस. अगर ये एमसीक्यू आएगा, दोबारा से बता रहा हूं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ऑफ दीज होगा. यहां पे नहीं कि आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव की तरफ चले जाओ. हाँ, बहुत ज्यादा दफा हम इसमें क्वांटिटेटिव को प्रेफर करते हैं. ज्यादा कैलकुलेशन इस चैप्टर में जो डिस्कस करते हैं वो ज्यादा क्वांटिटेटिव है. आपके कोर्स में सिर्फ आपके कोर्स में ज्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका एमसीक्यू बनेगा, अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि हमने तो ज्यादा क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था, अक्सर वो चले जाते हैं टुवर्ड दिस ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटेटिवली. लेकिन आपका ऑप्शन अगर एमसीक्यू ऐसे आएगा तो बोथ ऑफ दीज होगा. लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप लोग यहाँ पे जो चैप्टर में डिस्कस करते हो वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब यहाँ पे मैंने डिस्कस करना है कि मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. स्टिशियोमेट्री क्या है, वो एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें इन विच वी स्टडी द केमिकल कैलकुलेशन. कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास बेसिक टूल होना चाहिए, बेसिक पॉइंट होना चाहिए. तो वो बेसिक टूल क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इसको मैं जरा हाईलाइट करा ताकि फिर आपसे भूले नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये बना जनाब आपके पास डिफिनेशन किसके लिए, स्टिशियोमेट्री के लिए. ये बना आपका स्टिशियोमेट्री का डिफिनेशन. सो जो हम कल से यहां से वो डिस्कस करें, ये हमारा दूसरा लेक्चर है. सो अभी हमने सिर्फ क्या किया, चैप्टर के नाम को डिस्कस किया, ये चैप्टर के नाम को डिफाइन किया है, उसमें सारी चीजें आ रही हैं. अब देखें, अब आपके लिए आसानी होगी. दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज स्टिशियोमेट्री. आपसे कोई भी बंदा पूछ सकता है व्हाट इज स्टिशियोमेट्री. सो स्टिशियोमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द केमिकल कैलकुलेशन. केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे या केमिकल कन्वर्जन. इसमें भी डिफरेंस समझाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन, लेकिन वो जब उसका टॉपिक बनेगा, यहाँ आएगा सामने.
on the in which we study the chemical calculations on the basis of balanced chemical equation. अब आप सबको मालूम है balanced chemical equation क्या है, रिएक्शन क्या है, एटम क्या है, ये सारी चीजें आपको ज़हन में समझ में आ चुकी होंगी. अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बना, स्टोइचियोमेट्री का डेफिनेशन बना. अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे इसी स्टोइचियोमेट्री में. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर. चलिए जी, अब आ रहे हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट इज कॉल्ड इज मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर. अब रिजल्ट ये है कि मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है. आप सबको पता भी है, आप सब ने इसको क्लास 8-9 में डिस्कस भी किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप ये सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ सके. देखो आप सब क्या करें, मैंने आपसे कहा यहाँ पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं केमिकल कैलकुलेशंस को. कैलकुलेशन करेंगे या मेजर करेंगे, किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, किसी चीज को नापेंगे, तोलेंगे. तो आप सब क्या कर लो, इस चैप्टर के को समझने के लिए अपने जहन में एक बैलेंस ले लो. क्या ले लें, एक बैलेंस्ड. प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए आसानी होगी. दिस बैलेंस, मैंने क्या किया, एक बैलेंस लिया. अब एक बैलेंस अगर मैं लेता हूं, कभी भी फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं ये कहता हूं, लेट्स सपोज आप लोग कहीं पे किसी दुकानदार के पास चले जाएं, वहां से उसको कहें कि मुझे 1 kg राइस लेने, चावल लेने. ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 kg राइस देगा. उसके पास कुछ स्टैंडर्ड मौजूद है, यानी उसके पास कोई आला होगा, कोई नाप तोल के लिए ऐसा वहां पे कोई स्टोन वगैरह होगा जिसके जरिए वो कंपैरिजन करेगा. या लेट्स सपोज आपसे मैं कहता हूं 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर क्या है, आप लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आप किसी डिस्टेंस को मालूम करते हैं. तो अब मैं सबसे पहले क्या करूं, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहा हूं. केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास 118 एलिमेंट्स अभी तक केमिस्ट्री में नाउन है जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, एंड दैट इज टर्म्ड इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ली पीरियोडिक टेबल. आप सबको मालूम है, लेकिन एक बात आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो है मोर देन 172 एलिमेंट्स. ये अपने साथ नोट करें, आपको कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन, अपने साथ इसको नोट करें. 172 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से जो 118 है, 118 एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, दे आर टर्म्ड इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब उसके लिए मैं एक जनरल स्केच यहां पे बना रहा हूं. देखें, दिस इज द जनरल स्केच फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये वाला जो सीरीज है, दिस इज कॉल्ड इज एस ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड इज डी ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड इज पी ब्लॉक, एंड दिस इज कॉल्ड इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इसमें से हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं मौजूद. ठीक हुआ. अब क्या करेंगे, जिस तरह मैंने से कहा, आप लोग कहीं पे कोई कंपैरिजन करते, आपके पास स्टैंडर्ड होता है. अब स्टैंडर्ड के लिए क्या करना होता है, आपने वहां पे आप स्टैंडर्ड को लेते कैसे हैं, याद रखो. इसका मैं आपको एक टूल समझाता हूं. स्टैंडर्ड ऐसे होता है कि जहां पे साइंटिस्ट बैठ के किसी चीज को मान लेते हैं. लेट सपोज आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो कि ये मार्कर जो है ये 1 kg है. ये आप एज्यूम कर, लेट सपोज वी आर ऑल द साइंटिस्ट, हम सब साइंटिस्ट हैं. तो आप देखें, ये मार्कर हमने जो है इसको माना, इसको जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट दिस इज इक्वल टू 1 kg. अब मैंने इसको इस बैलेंस के एक आर्म पे रखा, एंड दिस इज टर्म्ड इज 1 kg. नाउ ये 1 kg बना. अब जब 1 kg बना, अब मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैं कोई चेयर उठाता हूं. मैंने कोई चेयर उठाया और इसको मैंने यहां पे रखा, दिस इज चेयर. और मान लो लेट सपोज कि इस चेयर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे रखने पड़ रहे हैं 100 मार्कर्स. कितने मार्कर्स, 100 मार्कर. लेट सपोज मान लो, अब जब मैंने 100 मार्कर रखे तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि इस चेयर का जो मास है, इसका जो वेट है वो कितना होगा, वो होगा 100 kg.
दिस विल बी 100 kg। अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, यहां से इस चेयर को मैंने उठाया, यहां पे मैंने किसी टेबल वगैरह को रखा, लेट सपोज मैंने यहां पे रखा कोई टेबल, इस टेबल। अब मान ले लेट सपोज कि इस टेबल को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे रखने पड़ रहे हैं 150 मार्कर्स, 150 मार्कर्स। तो अब आपके जहन में डायरेक्ट ये आंसर आएगा, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि बता दो इसका मास कितना होगा, वेट कितना होगा, डायरेक्ट आप बता देंगे 150 kg, 150 kg। दिस इज कॉल्ड इज केमिकल, दिस इज कॉल्ड इज नॉट द केमिकल, दिस इज ओनली कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन आप लोग करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 118 एलिमेंट के दरमियान कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, इनको नापना चाह रहा हूं, इनको मैं तोलना चाह रहा हूं, इनका मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई मार्कर तो नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे कोई स्टोन नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकता। मैं क्या करूंगा, इन्हीं 118 एलिमेंट्स में से कोई किसी भी एलिमेंट को उठाऊंगा एज ए स्टैंडर्ड उठाएंगे, इसको इस बैलेंस के एक आर्म पे रखेंगे और फिर सारे के सारे एलिमेंट कंपेयर करते जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, अब देखो क्वेश्चन ये है कि अब इन 118 में से किसको उठाएं, 118 एलिमेंट में से किस वाले एटम को उठाएं, किस वाले एलिमेंट को उठाएं जिसको हम स्टैंडर्ड माने। डायरेक्ट लोग कहते हैं कार्बन को मान लिया, कार्बन 12 को माना, कैसे माना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको, मैं अगर कहीं पे आपसे कोई बंदा ये कहे कि आपने कार्बन 12 को तो मान लिया है, चले जी मैंने यहां पे लिखा या मैंने यहां पे लिया कार्बन 12 को, कार्बन 12 स्टैंडर्ड, बहुत सारे बुक हर जगह पे आप बुक में चेक कर लें, आपसे कहेंगे, आपको कहीं भी बता दें स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा है, कार्बन 12 है। तो क्यों कार्बन 12 है, अब क्यों का आंसर ये होगा, देखो आप इस पीरियोडिक टेबल में से ऐसे एलिमेंट को उठाएं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हो, कोई एलिमेंट उठाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, देखो फर्स्ट वन कि वो मोस्ट एबंडेंट हो, मोस्ट एबंडेंट हो, यानी हर जगह पे पाया जाता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में है और जो है वहां पे अमेरिका में नहीं है, या अमेरिका में है पाकिस्तान में नहीं, ऐसे बहुत सारे, या जो है वो हर जगह पे मौजूद हो, मोस्ट एबंडेंट हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल हो, यानी वो मोस्ट एबंडेंट भी हो, साथ में वो स्टेबल भी हो, यानी उसका नेचर डिस्टर्ब ना होता हो। ऐसा नहीं कि आप फॉर एग्जांपल यूरेनियम वगैरह को उठाएं, ठीक है, उससे तो केमिकल रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है और वो अपना नेचर डिनेचर कर रहा है, वो अपना नेचर तब्दील कर रहे हैं, वो यूरेनियम से हीलियम की तरफ आ रहा है, या यूरेनियम से जो है किसी दूसरे रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, या किसी दूसरे सब्सटेंस की तरफ। तो ऐसे सब्सटेंस को आपने नहीं लेना, ऐसा सब्सटेंस लेना है जो कि हर जगह पे मौजूद हो और सबसे ज्यादा स्टेबल हो, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि नॉन टॉक्सिक हो, क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो, यानी आपको नुकसान भी ना देता हो। ऐसा नहीं कि आप फॉर एग्जांपल आपको किसी रेडियोएक्टिव फ्रांशियम को आपने लिया, यूरेनियम को आपने लिया, ऐसे बहुत सारे, आप वो तो रेडियोएक्टिव हैं, उससे तो इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, उसके लिए खतरनाक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट को भी नहीं लेंगे जो कि टॉक्सिक होगा, यानी ऐसे एलिमेंट को लेंगे जो कि नॉन टॉक्सिक भी हो। द लास्ट प्रॉपर्टी कि वो क्या हो, वो चीप भी हो, ताकि हर किसी के लिए, यानी उसके रेंज में आता हो, यानी हर कोई उसको ले सकता हो या इजीली उसके लिए अवेलेबल भी हो, ठीक हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब देखी गई तो साइंटिस्ट बैठे उन्होंने क्या किया, इन सारी प्रॉपर्टीज के बेस पे इन 118 एलिमेंट को यहाँ पे स्टडी किया, तो उनको एक एटम मिला और वो एटम क्या था, वो कार्बन था, जो कि ग्रुप नंबर 4 में मौजूद है, ग्रुप नंबर 4 में मौजूद। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड माना है। आपके कोर्स में नहीं, अपने साथ इसको नोट करें कि क्यों माना, उसका आंसर ये है, ये सारी प्रॉपर्टीज। अब जब इस कार्बन को लिया तो कार्बन के फर्दर आइसोटोप्स नजर आए। अब वो कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या है, ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। अब जब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है तो और जब उनको यहाँ पे नजर आया तो ये तो मालूम है कि कार्बन 14 तो बहुत रेयर है, बहुत कम है, यूनिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन 13 भी और कार्बन 14 वो तो रेडियोएक्टिव भी है, यानी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं साथ साथ, चीज को उन्होंने सेलेक्ट किया, फिर फर्दर आइसोटोप्स में भी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, फिर उनको नजर आया कि कार्बन 12, यानी कार्बन 12 क्या है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, हर जगह पे अवेलेबल है, स्टेबल भी है, नॉन टॉक्सिक भी है, चीप भी है, जिसकी वजह से क्या किया, यहां पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना।
यानी कार्बन 12 के मास को स्टैंडर्ड माना, रिमेंबर दैट। अब इसका जो मास होगा ये 12, कार्बन 12 का जो मास है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। आप लोगों ने क्लास 8, 9 में नाम तो सुना होगा स्टैंडर्ड एटॉमिक मास का, और वो आप लोग लेते भी हैं कार्बन 12 को, ठीक है। लेकिन शायद आपको जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, ठीक है, कि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड, इसके मास को हम स्टैंडर्ड एटॉमिक मास कहते क्यों हैं, ठीक है। तो ये हम इसी वजह से, बिकॉज इसके साथ दूसरे को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं ना टेबल ले रहा हूं ना मैं चेयर ले रहा हूं, मैं क्या करूंगा, अब इसमें से जो 117 एलिमेंट्स बाकी रहे 117, अब एक एक को बारी बारी उठाएंगे, एक एक को बारी बारी। लेट सपोज मैं हाइड्रोजन को ले रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन मैंने सेलेक्ट किया, हाइड्रोजन को मैंने यहां पे रखा। जब मैंने हाइड्रोजन यहां पे रखा तो इस कार्बन 12 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे रखना, ये मैं आपको जरा प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, सारी चीजें ये होते हैं थियोरेटिकली, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब यहां पे हाइड्रोजन यानी इस कार्बन 12 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे रखने पड़ रहे हैं 12 हाइड्रोजन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम, ठीक हुआ। तो अब मेरे पास रिजल्ट में क्या बना, अब ये जो मास इसका नजर आ रहा है, यानी एक कार्बन 12 को बैलेंस करने के लिए मुझे रखने पड़ रहे हैं 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। तो मकसद क्या हुआ कि इसका जो मास होगा वो होगा 1, यानी उसके 12 पीसेस में से एक पीस जो है वो यहाँ पे इसके बराबर है। तो अगर यहाँ पे एक कार्बन 12 हाइड्रोजन के बराबर है तो मकसद क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है उसका मास होगा 1। अगर वो 12 ग्राम है पर मोल, ठीक हुआ, तो ये 1 ग्राम होगा पर मोल। और इसी के थ्रू ये जो आपके सामने ये जो मास नजर आया, दिस टाइप ऑफ मास इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप आज आप लोगों ने इसको सीखा होगा, ठीक है। विद दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। आपके क्लास 8, 9 के कोर्स में ये मौजूद है, ये सिर्फ नाम के हवाले से कि स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पे हम आपको ये सारे डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड एटॉमिक मास हम इसको क्यों ले रहे हैं या क्यों कह रहे हैं, और दूसरे के मास इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कह रहे हैं। अब देखो, एक एक का मास निकलता गया, एक एक का मास निकलता गया, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्यों इसको रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहते हैं, बिकॉज इसको हमने रिलेट किया है विद द स्टैंडर्ड कार्बन एटम 12, कार्बन 12 एटम के साथ इसको हमने कंपेयर किया हुआ है, तब हमारे पास जो मास बना है। बिकॉज ये हमने डायरेक्ट नहीं किया, जैसे क्या कहा, जब भी आप लोग कंपैरिजन करोगे सो यू शुड नीड अ बेस, एंड द बेस इज बेसिकली just like a standard atom, so just like this one कार्बन 12। सो अब मैंने क्या किया, एक कार्बन 12 को माना, उसके मास को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना, और जो फर्दर जितने भी 117 एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस मुझे सामने मिल रहे हैं, उन मासेस को मैं मान रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं और डिस्कस करते हैं मोल के कॉन्सेप्ट को। अब देखो क्या है मोल, क्या है। आपके पास बहुत सारे मासेस मिलना शुरू हुए हैं, बहुत सारे मासेस अभी आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे आप इसको डिस्कस करें। सो अब देखते हैं, जब उस बैलेंस के थ्रू मेरे पास बहुत सारे मासेस मिलना शुरू हुए तो मैंने क्या किया, एटॉमिक मासेस उनको भी मैंने कंपेयर करना शुरू किया। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मास को मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर मास। क्लास 9 इसमें इसको आप डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो आयनिक कंपाउंड है उसके मास को मैं बोलता हूं फॉर्मूला मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, ठीक हुआ। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। देखिए एग्जांपल हमारे पास है, हाइड्रोजन में एटम ले रहा हूं, H2O में मॉलिक्यूल ले रहा हूं, और सोडियम क्लोराइड ये मैं फॉर्मूला ले रहा हूं, ठीक हुआ। क्यों? बिकॉज ये एटम हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, और ये क्या है यहाँ पे
ये आयनिक कंपाउंड है जिसके मास को हम लोग फार्मूला मास मानेंगे। अब हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1 या 1.008 एग्जैक्टली 1.008, ठीक हुआ। वाटर का जो है वो है 18, ठीक हुआ, आप सब इसको जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो है वो है 58.5, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास क्या है, सोडियम है, उसका मास है, और इसी तरीके से क्लोरीन है 35.5, ठीक हुआ। सोडियम का इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 23, दोनों का आपस में ऐड करके रिजल्ट हमारे पास बनते हैं 58.5। अब देखते जाए, अब सिंपल एनी मास इसको, नाउ दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज एटॉमिक मास, this is termed as molecular mass, and this is termed as formula mass. Atomic mass, molecular mass and formula mass. अब सब क्या कर लो, देखो जब आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, जरा देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन, एक छोटा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के बराबर हो सकता है? ये कोई भी इसको नहीं मान सकता, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। क्यों ले सकते हैं? बिकॉज देखो, अगर मैं सिंपल यहां पे लिखूं ग्राम का सिंबल, 1.008 के साथ मैंने क्या लिखा, ग्राम लिखा, या 18 के साथ मैंने क्या लिखा, ग्राम लिखा, या 58.5 के साथ मैंने क्या लिखा, ग्राम लिखा, इतनी सी ख्वारी नहीं की, ठीक हुआ। 1.008 ग्राम या 18 ग्राम या 58.5 ग्राम। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम लोग ले रहे हैं एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को, सिंपल क्या कर लो, एक्सप्रेस्ड या टेकन इन ग्राम, टेकन इन ग्राम। अब सिंपल इन्हीं तीनों मासेस को क्या कर ले, इसको भी या इस मास को या इस मास को या इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी को भी या सबको, आपकी मर्जी। आप क्या कर ले, इनको सिंपल एक्सप्रेस कर दें किसमें,